बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जो हमारे टॉपिक्स हैं करने वाले, जो मैंने आपके लिए निकाले हैं, उसमें आज हम देखेंगे इम्पोर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस, जिसके बारे में बार बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस होते हैं। फिर अगर हमें वक्त ने इजाज़त दी तो फिर हम इसमें थोड़ा सा हिस्ट्री का टॉपिक ऐड करेंगे, जिसमें मैसूर वार्स को हम देखेंगे, टीपू सुल्तान और हैदर अली। इससे रेलिवेंट एग्जाम के अंदर जितने क्वेश्चंस आते हैं हम उसको देखेंगे। फिर इसके बाद अगर हमें वक्त ने मजीद गुंजाइश दी तो फिर मैंने कुछ टॉपिक्स निकाले हैं पाकिस्तान जियोग्राफी के हवाले से, क्योंकि इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस देखे गए हैं, स्पेशली इन पीएमएस एग्जाम आते हैं। तो पाकिस्तान जियोग्राफी में से जो चीज़ें देखी हैं मैंने, उनमें सी पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान है, ग्लेशियर्स ऑफ पाकिस्तान है, और बैरेजेस एंड हेडवर्क्स ऑफ पाकिस्तान, पंजाब। तो इस तरह हम ये चीज़ें देखेंगे। तो इससे पहले कि हम लेक्चर का आगाज करें, आप पहले मुझे बताएं, मैंने जो ग्रुप के अंदर आपको टास्क भेजे थे, कितने बच्चों ने वो पूरे किए हैं? आपको मैंने टास्क भेजे थे ना व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, जो हमारे साथ रेगुलर बच्चे हैं, अरीबा, फैसल सलीम और जावेद, फिर है मुबशर अली, सीहा, शमसा कव्वल, तैयब नवाज, और कौन है हमारे रेगुलर बच्चों में? जी आप बताएं जुनैर, आपने टास्क पूरे किए हैं या नहीं किए? सर मैंने पूरे पढ़ लिए थे। वेरी मैं गुड। 2024 जो है वो कर रहा हूँ, तो वो मैंने कर लिए थे, वेरी गुड, तो वेरी आगे गुड। आगे मैं पढ़ रहा हूँ। अच्छा, और मैंने कुछ वीडियोस के लिंक्स भेजे थे जो कि बहुत जरूरी थे, वो किसने देखे हैं? मैंने एक आपको ट्रिक भेजा था वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की हेडक्वार्टर्स को याद करने का ट्रिक, वो था। फिर और मैंने एक दो लिंक्स और भी भेजे थे, ताकि 25 को एग्जाम है, मैं चाह रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको मैं एक पल भी फारिग ना छोड़ूं। तो वो भी देख लिए हैं आपने? नहीं देखे तो आपने देख लेने हैं, वो बहुत अहम है। इसके अलावा आज ये हमारा रेगुलर लाइव लेक्चर तो चल ही रहा है, मजीद कुछ लिंक्स मैं मजीद भेजूंगा, पाकिस्तान की जियोग्राफी को लेकर आपने वो देखने हैं और उसको नोट डाउन करने हैं, वो भेजूंगा। और वंस अगेन, जब तक पीएमएस जनरल नॉलेज का एग्जाम नहीं हो जाता, क्योंकि वक्त बहुत कम है, आपने डेली के 5 पेपर्स, 5 पेपर से लाजमी करने हैं। हर हाल में करने किस तरह है? सुबह आपने पढ़े, उसको सुबह ही एक दफा पक्के से याद हो गया। फिर रात को सोने से पहले किसी भी वक्त 24 घंटे के अंदर अंदर वो वाले 5 पेपर्स आपने दोबारा रिवाइज लाजमी करने हैं। बहुत अच्छे से आपने चीजें करनी है। और 25 को पेपर है, 23 जनवरी तक आपका यही रूटीन होना चाहिए, डेली के 5 पेपर्स आपके लाजमी हो। इसके अलावा हम भी आपको 5 पेपर्स, एज यू नो, हम आपको करवाएंगे, और ये टॉपिक वाइज भी हम करेंगे, टेस्ट भी आपसे फॉरवर्ड हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो आपका कोई क्वेश्चन है तो आप करें, अदरवाइज हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सर ये पीएमएस वाले बच्चे जो है ना, उनका उनका ये सिलेबस एक मंथ में कवर हो जाएगा? बच्चे, एक आप जवेद, आप ये हमारे रेगुलर स्टूडेंट हो, आप आपको खुद पता है मैंने पीछे कितना टाइम लेकर आपको चीजें करवाई हैं। अब 5 जनवरी क्लोजिंग डेट है शायद इसकी पीएमएस की, 25 को उन्होंने पेपर रख दिया है। अब इसमें चीजें 100% कवर तो हो नहीं सकती। वो कहते हैं भागते चोर की लंगोटी सही, जितना आप मैक्सिमम नॉलेज गेन कर सकते हैं उसे तो करें ना, बजाय इसके कि जो 20 दिन आपके पास पड़े हैं आप इनको जाया कर दें। इससे बेहतर ये नहीं कि आप उसमें कुछ ना कुछ अपने अंदर एडिशन कर लें। क्या ख्याल है? जी सर। अच्छा चलें जी, स्टार्ट करते हैं अपनी मेजर ऑर्गेनाइजेशन से। हमारे पास जो पहली ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनओ का टॉपिक मेजर ऑर्गेनाइजेशन में पहले करवा चुका हूँ, यूएनओ को मैं रिपीट नहीं करूंगा। इससे हटकर जितनी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिसमें से पीपीएससी चीजें पूछता है, वो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ कंपेटिटिव एग्जाम के अंदर जो आती हैं। नंबर 1 पे हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है गल्फ कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? गल्फ कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन।
ठीक है, अब इसका पर्पस क्या है, वन लाइनर इसका पर्पस देखेंगे, हमने एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है, सब्जेक्टिव पेपर में भी नहीं जा रहे। इसका पर्पस क्या है, मेंबर स्टेट्स के दरमियान एक रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करना, किस सेंस में, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी और कल्चरल बेसिस के ऊपर। ठीक है, अब जानते हैं अरेबियन पेनिनसुला के अंदर कितनी कंट्रीज हैं, 7 कंट्रीज हैं अरेबियन पेनिनसुला के अंदर। उसमें से जो 6 कंट्रीज हैं वो वो किसकी मेंबर्स हैं, जीसीसी की मेंबर्स हैं, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल की। ठीक है, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल की वो 6 कंट्रीज मेंबर है। पेपर में क्वेश्चन होगा गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के कितने मेंबर है, बार बार होता भी है रिपीट, तो उसके बच्चे कितनी मेंबर्स कंट्री हैं, 6 मेंबरी हैं, 6 कंट्रीज हैं। अच्छा, अब इन कंट्रीज को याद करने का ट्रिक भी है, आपके माइंड पर ये बोझ नहीं डाला जाएगा, आपके साथ एक ट्रिक शेयर करता हूं, उससे आपकी ये चीजें कवर हो जाएंगी। तो इसका जो ट्रिक है इनको याद करने का, जो मैंने बनाया है, क्यू बॉक्स, यहां से आपका चीजें याद करना आसान हो जाएगी। 6 ये मेंबर्स कंट्री हैं, क्यू से कतर, यू से यूएई, से बहरेन, ओ से ओमान, ए से कुवैत और एस से सऊदी अरेबिया। ठीक है, ये 6 कंट्रीज हैं जी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की। अब इसमें से मजीद जो क्वेश्चंस होंगे 2-4 उसको भी हम देख लेते हैं। इसमें जो एक क्वेश्चन होगा, इसका फाउंडिंग ईयर बाई कौन सा है, इसका जो फाउंडिंग ईयर है 1981 है, फाउंडिंग ईयर कौन सा है 1981। और इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है, रियाद में, सऊदी अरेबिया, जिसको उर्दू में रियाज बोलते हैं, का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, रियाद में। तो यहाँ पर हमारा जीसीसी का टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसको इतना नहीं खींचेंगे, हमने पीपीएससी की डोमेन के अंदर रहना है। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। ये चीजें आपने साथ साथ नोट करनी है क्योंकि जब आपने 5 पेपर, जो मैंने आपको टास्क दिया, आपने डेली के 5 पेपर्स पढ़ने हैं, उसमें से लेट्स सपोज गल्फ कॉपरेशन के हवाले से कोई एक सवाल आता है, तो आप फटाफट गूगल पे जाके चीजें ढूंढने के बजाय, टाइम जाया करने के बजाय नोट्स निकालेंगे, इसके अंदर से पूरा टॉपिक एक रिवाइज कर लेंगे, याद कर लेंगे, आपका टाइम बचेगा इंशाल्लाह। अच्छा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भाई अरब लीग। अच्छा, अरब लीग, अच्छा ये किस चीज की ऑर्गेनाइजेशन है, ये अरब कंट्रीज जो मिडल ईस्ट के अंदर है, अरब कंट्रीज और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज, अरब कंट्रीज भी हैं और अफ्रीकन कंट्रीज, इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका पर्पस क्या है, सॉवरेनिटी ऑफ इट्स मेंबर स्टेट, अपनी मेंबर स्टेट की सॉवरेनिटी का। ठीक है, और अब इसमें ज्यादा लंबे चौड़े क्वेश्चंस नहीं होते। इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स थे वो बच्चे 7 थे। इसके करंट मेंबर्स कितने हैं, 22। अच्छा, इसकी फाउंडिंग डेट बार बार पूछी जाती है पेपर के अंदर, इसकी फाउंडिंग डेट है 22 मार्च 1945, 2 मार्च 1945। और इसका हेडक्वार्टर किधर है, इसका हेडक्वार्टर है कायरा, इजिप्ट के अंदर। ये ठीक है, ये चीजें नोट डाउन हो गई, मैं उम्मीद करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मैं मूव कर रहा हूँ। अच्छा, हमारा बच्चे नेक्स्ट टॉपिक है ओपेक। अच्छा, ओपेक स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ
पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। मैं लिख नहीं रहा, टाइम बचा रहा हूं ताकि ज्यादा चीजें आपको लिखवा सकूं। रिपीट कर रहा हूं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अच्छा, इसकी फाउंडिंग डेट अगर हम फाउंडिंग ईयर की तरफ जाएं, इसका बच्चे फाउंडिंग ईयर है 1960। फाउंडिंग ईयर है 1960। और फाउंडिंग कंट्रीज इसकी कितनी है? 5 कंट्रीज ने मिलकर इसे इसकी बुनियाद रखी थी, जिसमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला थे। वेनेजुएला का जो रिसेंट हुआ मैटर वो आपके सामने है। अच्छा, इनिशियल इसके हेडक्वार्टर थे जिनीवा। इसके हेडक्वार्टर थे जिनीवा। लेटर ऑन इसका हेडक्वार्टर चेंज कर दिया गया और 1965 में इसका हेडक्वार्टर चेंज हुआ। और 1965 से लेकर अभी तक बच्चे जो इसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया के अंदर है। अब हर ऑर्गेनाइजेशन का ये जो मैं लिखवा रहा हूँ, इसका हेडक्वार्टर याद होना बहुत जरूरी है। हेडक्वार्टर का इसलिए मैंने आपके साथ वो वीडियो शेयर कर दी थी ताकि आप लेक्चर से पहले वो देख लो, ताकि आपकी बेस बन जाए। तो जिन बच्चों ने अभी तक वो हेडक्वार्टर्स वाली ट्रिक वाली वीडियो नहीं देखी, वो लेक्चर के बाद देख लें, आपको इस चीजें को रिलेट होंगी। अच्छा, अब इसके करंट मेंबर्स कितने हैं? इसके करंट मेंबर्स हैं 12। ठीक है, ओपेक के अंदर इतनी चीजें हैं, इसमें हम ज्यादा नहीं जाएंगे। फिर ओआईसी। अच्छा, वेरी फेमस मुसलमानों की ऑर्गेनाइजेशन है, मुस्लिम कंट्रीज की। ओआईसी स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। समरा हम पढ़ रहे हैं ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ये इट इज ए कलेक्टिव वॉइस ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड whose purpose is to protect the rights and interests of Muslim world। अच्छा, होता क्या है? 25 अगस्त 1969 को, 25 अगस्त 1969 को एक ऑस्ट्रेलियन जिसका नाम होता है डेनिस माइकल रोहान। डेनिस माइकल रोहान नामी एक शख्स मस्जिद अक्सा के अंदर एक मिंबर को आग लगाता है, जो कि 800 साल पुराना होता है और सलाहुद्दीन अयूबी से वो मंसूब होता है। ठीक है, तो ये जो डेनिस माइकल रोहान उसको आग लगाता है, जिसके नतीजे में उस वक्त जो मस्जिद अक्सा के इमाम थे अमीन अल हुसैनी, अमीन अल हुसैनी ने मुस्लिम वर्ल्ड को जमीर को जगाया, उनको इकट्ठा किया, जिसके नतीजे में ओआईसी बनी। अच्छा, ओ डेनिस माइकल रोहान का नाम भी लिख देता हूं मैं। सलामकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है, तो अब रिकॉर्डिंग मिल जाएगी जो मेरी पीछे से क्लास मिस हो गई है उसकी। बच्चे, रिकॉर्डिंग हमारी अवेलेबल नहीं होती, वैसे आज की क्लास हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, माइट भी ये कल तक हम अपने चैनल पर अपलोड कर दें। चलें ठीक है, मैंने अभी भी ज्वाइन किया, मेरी थोड़ी सी 15 मिनट की क्लास मिस हो गई है, तो मुझे वो चाहिए था। जी कंटिन्यू। चलें ठीक है, थैंक यू। डेनिस माइकल रोहान है। अच्छा, डेनिस माइकल रोहान ने 25 अगस्त 1969 को मस्जिद अक्सा के मेंबर में जो सलाहुद्दीन अयूबी से मंसूब था, 800 साल पुराना, उसको आग लगाई। उसके नतीजे में उस वक्त के मस्जिद अक्सा के इमाम अमीन अल हुसैनी ने मुस्लिम वर्ल्ड को बुलाया, और मुस्लिम वर्ल्ड उनकी कॉल के नतीजे में किस मुकाम पर इकट्ठे हुए? रबात में। रबात किसका शहर है? मोरक्को, मराकश। ठीक है, मोरक्को में मुस्लिम दुनिया इकट्ठी होती है, और जिसके नतीजे में ओआईसी की बुनियाद रख दी जाती है। और ओआईसी की एग्जैक्ट डेट याद रखिएगा, इसकी बुनियाद रखिएगी 25 सितंबर 1969 को। ठीक है, फाउंडेड इन मोरक्को, जहां पर सब लोग इकट्ठे हुए थे। अच्छा, अब इसमें
मजीद देखें, चूंकि मोरक्को में सब लोग इकट्ठे हो गए, क्वेश्चन होगा समटाइम यूं भी पूछ लेगा ओआईसी की सबसे पहली कॉन्फ्रेंस किस मुल्क में हुई, तो वो रबात मोरक्को में ही हुई, जो फर्स्ट ऑफ ऑल थी। फिर इसकी जो सेकंड समिट थी वो भी इंपॉर्टेंट है, वो कहां पर हुई? इसकी जो सेकंड समिट थी ओआईसी की 1974 के अंदर, कोई बताएगा कहां पे हुई 1974 के अंदर? लाहौर में। ठीक है, 1974 के अंदर लाहौर में हुई, 22 से 24 फरवरी 1974 को लाहौर के अंदर हुई। इसके अलावा रिसेंटली पाकिस्तान ने ओआईसी की एक समिट होस्ट की थी, उसको भी याद रखना जरूरी है। 48 समिट समिट थी वो जो रिसेंटली पाकिस्तान ने होस्ट की इमरान खान के दौर में। वो 48 ओआईसी की समिट थी फॉरेन मिनिस्टर की, हेड ऑफ स्टेट, एक हेड ऑफ स्टेट की समिट होती है, एक फॉरेन मिनिस्टर की होती है। तो जो पाकिस्तान ने समिट होस्ट की थी, जो ओआईसी काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर थी, ये पाकिस्तान ने कब होस्ट की थी? 22-23 मार्च 2022। अच्छा, इसका थीम क्या था जो पाकिस्तान ने ओआईसी की समिट होस्ट की? उसका थीम था पार्टनरिंग फॉर यूनिटी, जस्टिस एंड डेवलपमेंट। पार्टनरिंग फॉर यूनिटी, जस्टिस एंड डेवलपमेंट। फिर अगर हम इसकी और देखें, जो लेटेस्ट समिट है ओआईसी की हेड ऑफ स्टेट्स की, वो अभी तक 15 समिट्स हो चुकी हैं। लेटेस्ट समिट 15वीं ही है, और जो 15वीं समिट थी वो गैम्बिया के अंदर हुई 2024 के अंदर। फिर इसमें अगर हम मजीद चीजें देखें, हाँ, ओल्ड नेम जो था ना ओआईसी का, वो था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। अब कॉपरेशन हम बोलते हैं, पहले इसका ओरिजिनल नेम क्या था? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। अब इसमें से भी दो तीन सवाल बनेंगे जो बार बार बदलेंगे। पहला तो वो ये पूछेगा, वो आपको ओआईसी का मुखफफ ही पूछ लेगा, उसमें आपको ऑप्शन दे देगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक क्या है? कॉपरेशन है। अवलन ये चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए। फिर ये पूछेगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन कब चेंज हुआ? तो ये चेंज हुआ, ये नाम चेंज हुआ 2011 के अंदर। उस वक्त ओआईसी की कितनी मीटिंग थी? 38 मीटिंग थी। कौन सी मीटिंग थी? वही वही मीटिंग जो पाकिस्तान ने होस्ट की रिसेंटली, ओआईसी काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर, वो 38 मीटिंग थी 2011 के अंदर। और वो किस मुकाम पे और हो रही थी जब ओआईसी का नाम चेंज किया गया? आस्ताना, कजाकिस्तान के अंदर। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर किधर है ओआईसी का? ये भी इम्पोर्टेंट है, हेडक्वार्टर भी पता होना चाहिए। तो ओआईसी का जो हेडक्वार्टर है जद्दा, सऊदी अरेबिया के अंदर है। फिर इसका करंट सेक्रेटरी जनरल, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं उनके वो सेक्रेटरी जनरल को टारगेट करता है, जिसमें से एक ओआईसी भी है। तो इसके जो ओआई करंट ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल है उसका नाम है हुसैन इब्राहिम ताहा। इसको आप याद कैसे रखेंगे? आप बर्थडे किसी को विश करते हैं तो कैसे करते हैं? एचबीडी लिख देते हैं। तो आप एचबीडी की बजाय से लिख दें एचबीटी, हुसैन इब्राहिम ताहा। ठीक है, तो इसके करंट सेक्रेटरी जनरल हैं हुसैन इब्राहिम ताहा, जो कि कैट से हैं। और करंट मेंबर्स कितने हैं ओआईसी के? करंट मेंबर्स जो हैं ओआईसी के वो बच्चे हैं 57। और इसमें ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी हैं ओआईसी की, 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। कोई बताएगा कौन कौन सी हैं? सर अरेबिक, फ्रेंच और इंग्लिश। वेरी गुड। समझा, आप अपने नेट कनेक्टिविटी देखें, अपनी लोकेशन चेंज करें, माइट भी नेट इशू हो।
जस्ट गिव मी अ मिनट। जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा। अच्छा, सेक्रेटरी जनरल को अगर हमने देख ही लिया है तो अगर हम इसमें मजीद देख लें, फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन था ओआईसी का? वो था टेंकू अब्दुल रहमान। बार बार पूछा जाता है। टेंकू अब्दुल रहमान था फर्स्ट, जो के जिनका ताल्लुक मलेशिया से था। ये इसकी नेशनैलिटी भी पूछ लेती है। और इसके जो सेकंड थे हसन तुहामी थे, सेकंड सेक्रेटरी जनरल ऑफ ओआईसी। इनका ताल्लुक इस मुल्क से था, इनका ताल्लुक इजिप्ट से था। फिर पाकिस्तान, ओनली सिर्फ एक पाकिस्तानी है जिन्होंने ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल के तौर पर सर्व किया। उनका नाम क्या था? शरीफुद्दीन पीरजादा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शरीफुद्दीन पीरजादा, बार बार इनके बारे में पूछा जाएगा पेपर के अंदर। शरीफुद्दीन पीरजादा वाहिद पाकिस्तानी हैं जिन्होंने ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल के तौर पर सर्व किया। ओवरऑल ये 5वें नंबर के सेक्रेटरी जनरल थे ओआईसी के, और पाकिस्तान की तरफ से ये पहले थे। और इनका जो टेन्योर है 1985 से 88 के दरमियान है। ओआईसी के मुतालिक सिर्फ इतनी चीजें हैं जो हमने देखनी थी। फिर अब हम मजीद चीजें देखते हैं, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है जी हमारी एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है एससीओ, इसका पुराना नाम था शंघाई 5। शंघाई 5 की जो बुनियाद रखी गई थी ना, वो 1996 के अंदर रखी गई। शंघाई 5 की बुनियाद रखी गई 1996 के अंदर। लेटर ऑन शंघाई 5 के जो मेंबर हैं 2001 के अंदर उज़्बेकिस्तान के अंदर मिलते हैं, और इसका नाम शंघाई 5 से एससीओ रख देते हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके 2 हेडक्वार्टर हैं। एससीओ के कितने हेडक्वार्टर हैं? 2 हेडक्वार्टर हैं। एक इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना के अंदर है, और इसका जो दूसरा हेडक्वार्टर है वो ताशकंद उज़्बेकिस्तान के अंदर है। अच्छा, उस जो इसका हेडक्वार्टर बीजिंग के अंदर है उसको सेक्रेटेरिएट बोलते हैं, और जो इसका हेडक्वार्टर ताशकंद उज़्बेकिस्तान के अंदर है उसको रैट्स बोलते हैं, जो स्टैंड करता है, जिसका एब्रीवेशन है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। अच्छा, अब इसमें अगर हम मजीद चीजें देखें, इसमें क्या पूछ सकता है? और ये फाउंडिंग नेम चेंज का ईयर भी लिखवा दी। इसकी फाउंडिंग कंट्रीज कौन सी थी? इसकी एससीओ की जो फाउंडेड बाय है, इसकी 6 मुल्कों ने इसकी बुनियाद रखी, जिसमें 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी, और दूसरी को 2 कौन सी थी? चाइना और रशिया। इस तरह मैं याद करवा रहा हूँ ताकि आपको याद करना आसान हो जाए। 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज। आप जानते हैं सेंट्रल एशिया में कितनी कंट्रीज है? 5। कुट केटी मैंने आपको उनका ट्रिक बताया हुआ है याद करने का, जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट है वो जानते हैं। के से कजाकिस्तान, यू से उज़्बेकिस्तान, टी से तुर्कमानिस्तान, के से किर्गिज़िस्तान, टी से ताजिकिस्तान। ये 5 कंट्रीज हैं सेंट्रल एशिया के अंदर। इसमें से सिर्फ एक कंट्री ऐसी है जो कि इसकी फाउंडिंग कंट्रीज में शामिल नहीं थी, जिसका नाम क्या है? तुर्कमानिस्तान। इसके अलावा जो 4 कंट्रीज है, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिज़िस्तान, ये 4 कंट्रीज इसकी फाउंडिंग मेंबर्स में, और इसके साथ 2 कंट्रीज मजीद, चाइना और रूस।
यूं कुल मिलाकर 6 कंट्रीज ने एससीओ की बुनियाद रखी। व्हाइट बोर्ड किस किस को शो नहीं हो रहा? 14 लोगों का कनेक्टेड है, 20 लोग हैं हमारे साथ। जिनका कनेक्टेड नहीं है वो एक दफा मीटिंग लीव करके दोबारा आ जाए, मैं कुछ देर रुक जाता हूँ। अच्छा, तो हम एससीओ को पढ़ रहे थे। एससीओ के अंदर अब मजीद जो चीजें करवाने वाली रह गई हैं, इसके करंट मेंबर्स देखना जरूरी है। इसके जो बच्चे करंट मेंबर्स हैं 10 मेंबर्स हैं। करंट मेंबर्स कितने हैं? 10। लेटेस्ट जो इसका मेंबर है बेलारस है। बेलारूस या बेलारस, ये इसकी लेटेस्ट कंट्री है जिसने 2024 के अंदर एससीओ को ज्वाइन किया। अगर इसकी अगर ऑब्जर्वर स्टेट्स की बात करें तो 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, एक मंगोलिया, दूसरा अफगानिस्तान। ये 2 इसकी ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। और इसमें अगर हम मजीद देखें, पाकिस्तान ने एससीओ को कब ज्वाइन किया, ये भी बार बार रिपीट होता है। पाकिस्तान ने एससीओ को ज्वाइन किया 9 जून 2017 को। पाकिस्तान और इंडिया ने सेम डे में ज्वाइन किया, पूछिएगा। फिर एससीओ की जो 2024 की समिट थी वो इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान के अंदर हुई थी। और एससीओ की जो 2025 की समिट है वो चाइना के अंदर हुई। ठीक है, 2025 की समिट चाइना के अंदर और 2024 की समिट जो थी एससीओ की वो इस्लामाबाद पाकिस्तान के अंदर हुई। अपनी नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ चलते हैं हम। अच्छा, मीटिंग कुछ देर में एंड होगी, 7 मिनट के अंदर। आपने जो लिंक्स आपके साथ शेयर किए गए व्हाट्सएप चैनल और ग्रुप्स में, उसी लिंक के जरिए आपने हमें ज्वाइन कर लेना है वापस। सर 2024 की कहाँ पे हुई थी वो आपने बताया? इस्लामाबाद पाकिस्तान के अंदर। ओके सर। ठीक है, इस 24 की इस्लामाबाद के अंदर एससीओ की मीटिंग और 25 की चाइना के अंदर। 9 जून 2017 को असम्बला ज्वाइन किया पाकिस्तान ने। अच्छा, हमारी अगली ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन, अच्छा यूरोपियन यूनियन है क्या? ये एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है जो यूरोप के अंदर एग्जिस्ट करती है और जिसका मकसद क्या है? टू वर्क टुगेदर फॉर पीस, वेलफेयर एंड स्टेबिलिटी। और वो करते हैं इसके लिए। और यूरोपीय यूनियन की जो प्रोग्रेस है आपके सामने है। टू इट्स पर्पस इज टू वर्क टुगेदर फॉर पीस, वेलफेयर एंड स्टेबिलिटी। इसके करंट मेंबर्स कितने हैं? 27। पास पेपर्स के अंदर आपको इसका आंसर 28 मिलेगा, वो गलत है। अपडेटेड इसका आंसर 27 है इस वक्त, 5 जनवरी 2026 के मुताबिक। ठीक है। अच्छा, ये बनी कब यूरोपीय यूनियन? इसका साल है 1993। किस ट्रीटी के तहत बनी? ट्रीटी भी पूछी जाती है, ट्रीटी ऑफ मास्ट्रिक्ट। ट्रीटी ऑफ मास्ट्रिक्ट के तहत बनी। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्रेक्सिट। आपने पेपर के अंदर इसे बार बार देखा भी होगा। ब्रेक्सिट क्या है? और इसके ऊपर आप अगर आप 17-18 के पेपर देखें, क्वेश्चन भी बनता है ब्रेक्सिट, व्हाट इज ब्रेक्सिट। उसके ऑप्शंस गालबन उन्होंने दिए हुए हैं जो कि गलत हैं। उसके अंदर उन्होंने दिया हुआ था कि उस शख्स का नाम है जिसने ये रेजोल्यूशन प्रेजेंट की थी, इस तरह करके ऑप्शन दिया हुआ है। इसका ये आंसर नहीं है। ब्रेक्सिट मींस इट ब्रिटिश एग्जिट। ब्रेक्सिट स्टैंड फॉर ब्रिटिश एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। पहले 28 मेंबर्स थे, अब जैसे ही यूरोपीय यूनियन से यूके निकला, ब्रिटिश निकला, तो पीछे इसके मेंबर्स बचे 27। पहले तो ब्रेक्सिट को याद रख लें, इट स्टैंड फॉर ब्रिटिश एग्जिट फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन। अच्छा, अब यूरोपीय यूनियन से निकलने से पहले ना यूके ने रेफरेंडम करवाया था। उसकी डेट भी इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखनी है, 23 जून 2016। अब रेफरेंडम करवाया
23 जून 2016 को। उस वक्त ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? डेविड कैमरून। डेविड कैमरून उस वक्त प्रेसिडेंट थे। लेटर ऑन ये जो रेफरेंडम हुआ उसमें 52% लोगों ने वोट किया कि हमें यूरोपीय यूनियन से निकल जाना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट है। लेटर ऑन डेविड कैमरून रिजाइन कर दिया उन्होंने। उसके बाद हुकूमत में आई थेरेसा मे, प्राइम मिनिस्टर बने। इन्होंने क्या किया? इन्होंने ऑफिशियली यूरोपीय यूनियन को इन्फॉर्म किया 2017 के अंदर कि हम यूरोपीय यूनियन को छोड़ने का इरादा रखते हैं। और फॉर्मली जो यूके था उन्होंने 31 जनवरी 2020 को यूरोपीय यूनियन को छोड़ दिया। 31 जनवरी 2020 को छोड़ दिया। और उस वक्त यूके के प्राइम मिनिस्टर थे बोरिस जॉनसन। कौन थे उस वक्त यूएसए के प्राइम मिनिस्टर? बोरिस जॉनसन थे। डेविड कैमरून के दौर में क्या हुआ? रेफरेंडम हुआ। थेरेसा मे के दौर में ऑफिशियली यूरोपीय यूनियन को आगाह किया गया। और बोरिस जॉनसन के दौर में ऑफिशियली यूरोपीय यूनियन को छोड़ दिया गया 31 जनवरी 2020 को। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि इन तीनों प्राइम मिनिस्टर का ताल्लुक कंजर्वेटिव पार्टी से ही है। अब यूरोपीय यूनियन की तरफ मजीद सवाल हम देखते हैं जो बार बार वो पूछता है, वो ये है कि यूरोपीय यूनियन का हेडक्वार्टर किधर है। अगर तो सिंपल पूछा जाए ना कि यूरोपीय यूनियन का हेडक्वार्टर किधर है, वो फिर ब्रसल्स के अंदर है। लेकिन अगर वो इसके साथ एक लफ्ज ऐड कर दे, हेडक्वार्टर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ यूरोपीय यूनियन, पार्लियामेंट का लफ्ज अगर वो साथ लगा देता है, तो पार्लियामेंट का लफ्ज अगर साथ लगता है तो फिर इसका हेड, जो यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट का हेडक्वार्टर है ना, वो स्ट्रासबर्ग के अंदर है। और स्ट्रासबर्ग कहाँ पे है? फ्रांस के अंदर। स्ट्रासबर्ग फ्रांस के अंदर है। लेकिन अगर ये वो यूं पूछता है हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपीय यूनियन कोर्ट ऑफ जस्टिस, कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो यूरोपीय यूनियन का हेडक्वार्टर है वो लग्जमबर्ग के अंदर है। ये 3 सवाल है यूरोपीय यूनियन के हेडक्वार्टर के हवाले से जो पेपर के अंदर कंफ्यूज करते हैं। आप इसे अभी जरा आंखें खोल के एक्टिव वोकिंग को नोट कर लें, ये कंफ्यूज करेंगे। यूरोपीय यूनियन का हेडक्वार्टर ब्रसल्स के अंदर, यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट का हेडक्वार्टर स्ट्रासबर्ग फ्रांस के अंदर, और यूरोपीय यूनियन कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसका हेडक्वार्टर लग्जमबर्ग के अंदर। फिर यूरोपीय यूनियन से एक चीज निकलती है यूरो करेंसी। यूरो करेंसी को भी देख लेते हैं। मीटिंग एंड हो रही है 1.5 मिनट के बाद। आपने फटाफट से ज्वाइन कर लेना है। यूरो करेंसी तब तक लिख लें, फटाफट से मैं लिखवा देता हूँ। ये थोड़ा सा ये 3 मिनट लेगी, थोड़ा सा 1 मिनट रेस्ट करते हैं। मीटिंग एंड होती है तो आप फटाफट आ जाएं और फिर हम ये आगे बढ़ते हैं। जी, तो हमारा टॉपिक हम पढ़ रहे थे यूरोपियन यूनियन, और यूरोपियन यूनियन हमने मुकम्मल कर लिया। यूरोपियन यूनियन में हमारा एक छोटू सा टॉपिक रह गया था जिसका नाम है यूरो करेंसी। यूरो करेंसी के हवाले से आप क्वेश्चन लिख लें। यूरो करेंसी लॉन्च कब हुई? 1999 के अंदर। यूरो करेंसी कब लॉन्च हुई? 1999 के अंदर। इनफोर्स कब हुई? इनफोर्स कब हुई ये बच्चे? 2002 के अंदर, क्योंकि इसके कॉइन्स और जो पेपर्स मनी थी वो 2002 के अंदर पब्लिश हुए। और लेटर ऑन 2002 तक इसको 12 कंट्रीज ने अडॉप्ट कर लिया हुआ था। 99 के अंदर अनाउंस हुई, लॉन्च हुई, 2002 के अंदर इन्फोर्स होगी एज इसके नोट्स और कॉइन्स 2002 के अंदर आए। फिर 2002 तक 12 कंट्रीज जो थी यूरो जोन को ज्वाइन कर चुके थे। इसको यूरो जोन भी बोलते हैं। जिन ममालिक ने यूरो करेंसी अडॉप्ट की हुई है ना, आपको आर्टिकल्स वगैरह में यूरो जोन भी मिलेगा। तो यूरो जोन में 2002 तक 12 ममालिक आ चुके थे। अच्छा, लेटेस्ट कंट्री अब इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पास्ट पेपर्स के अंदर आपको इसका आंसर मिलेगा क्रोशिया। ठीक है, जो कि गलत है।
ये रिसेंटली चेंज हुआ है 2 दिन पहले। लेटेस्ट कंट्री टू ज्वाइन यूरोजोन इज बल्गेरिया नाउ। पहले क्रोएशिया था, लेकिन अब क्या है, बल्गेरिया है। और इसके अंदर एक और सवाल ये भी बनेगा, टोटल यूरोजोन के अंदर कितने ममालिक हैं। पास पेपर्स के अंदर आपको इसका आंसर भी 20 मिलेगा, जो कि गलत है। करंट डेट के मुताबिक 21 कंट्रीज जो है यूरोजोन के मेंबर्स हैं, जिसमें बल्गेरिया ने अभी रिसेंटली कार्बन 1 जनवरी 2026 को ही ज्वाइन किया है। और यूं यूरोजोन के ममालिक की तादाद कितनी होगी, 21 हो गई। इंपॉर्टेंट है और मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन पीएमएस के एग्जाम के अंदर वो डालेगा। अच्छा, हमारा बच्चे अगला टॉपिक है नेटो। अच्छा, नेटो स्टैंड्स फॉर, मैं लिखूंगा नहीं, आप जरा सुन लें, जल्दी से लिख लें। नेटो स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेटो स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ये नेटो है क्या है? ये एक मिलिट्री अलायंस है। क्यों बनाया गया था? ये बेसिकली यूएसएसआर के अगेंस्ट बनाया गया था। आप जानते हैं रूस के एक पुराना नाम क्या है? यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। यूएसएसआर के अगेंस्ट बनाया गया था। तो अब इसमें जो क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर होंगे बार बार, वो क्या, इसकी फाउंडिंग डेट एग्जैक्ट पूछ ली जाती है पेपर के अंदर, जो कि 4 अप्रैल 1949। क्या डेट है? 4 अप्रैल 1945। इसका हेडक्वार्टर किधर है? ब्रसल्स, बेल्जियम के अंदर। फिर इसके फाउंडिंग मेंबर्स कितने थे? इसके फाउंडिंग मेंबर्स कोई बताएगा कितने थे? इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे 12। इसके फाउंडिंग मेंबर्स 12 थे, तो हमें इसके करंट मेंबर्स भी तो पता होने चाहिए या नहीं? इसके जो करंट मेंबर्स हैं वो है 32। मोस्ट रिसेंट मेंबर इसका भी आपको पता होना चाहिए। इसका जो मोस्ट रिसेंट जो न्यू मेंबर है वो कौन सा है? स्वीडन, जिसने 2023 नेटो को ज्वाइन किया। एक और कंट्री भी चाह रही है कि वो नेटो का मेंबर बनकर रूस के अताब से बच जाए। उस कंट्री का क्या नाम है? गैस के जखायर से वो रिच है। यूक्रेन। है कुछ माइंड में या नहीं? वेरी हॉट टॉपिक, यूक्रेन। अच्छा जी। करंट सेक्रेटरी, जो सेक्रेटरी जनरल है नेटो का, वो है मार्क रूटे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा यार। रूटे। इसका करंट सेक्रेटरी जनरल है। और जो मार्क रूटे है, ये नेदरलैंड का एक्स पीएम के तौर पर भी सर्व कर चुका है, नेदरलैंड का। अच्छा, क्वेश्चन होगा नेटो के अंदर उस वाहिद मुल्क का नाम बताएं जो मुसलमान मुल्क है। वो कौन सा है? तुर्की है। तुर्की भी अपना नाम बदल कर तुर्की कर चुका है। अगर आप सब्जेक्ट में जाएं तो पुराने वाले ना लिखिएगा। नेटो के अंदर इतनी चीजें काफी हैं। अल्लाह अकबर। हमारा भाई अगली ऑर्गेनाइजेशन है कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ। अच्छा, अच्छा, कॉमनवेल्थ है क्या? ये एक एसोसिएशन है 57 सॉवरेन स्टेट्स की, खुद मुख्तार ममालिक की। 56, सॉरी 57 नहीं, 56 सॉवरेन स्टेट्स की एक एसोसिएशन है, जो ब्रिटिश मोनार्क को एक सिंबॉलिक हेड के तौर पर एक्सेप्ट करता है। अब ये जो कॉमनवेल्थ में जो मोस्टली नेशंस हैं, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और दूसरे, मोस्टली वो कंट्रीज हैं जो कभी ना कभी
यूके की कॉलोनी रह चुके हैं, यूएनओ के यूके के अंदर मतहत रह चुके हैं, उनके काबिज रह चुके हैं यूके, यूके उसका। तो इसका जो पर्पस क्या है कॉमनवेल्थ को बनाने का, इसका पर्पस भी वही इकोनॉमिक, सोशल एंड डेमोक्रेटिक एंड ह्यूमन राइट्स की हिफाजत करना मेंबर स्टेट्स के अंदर। अब इसकी थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री हम ट्रेस करते हैं। होता क्या है, एक 1926 के अंदर एक डिक्लेरेशन होता है, जिसका नाम क्या होता है, बेल्फोर डिक्लेरेशन। उसके तहत इसका यहाँ से इसका आगाज होता है बेल्फोर डिक्लेरेशन के जरिए। लेटर ऑन 1931 के अंदर 1931 के अंदर इसको लीगल स्टेटस मिल जाता है थ्रू स्टैच्यू ऑफ वेस्टमिनिस्टर। स्टैच्यू ऑफ वेस्टमिनिस्टर ये लिख देता हूं। जवेद ये क्या कर रहे हो यार, प्लीज ये स्क्रीन ना टच करें आप। अच्छा, स्टैच्यू ऑफ वेस्टमिनिस्टर हम देख रहे थे। स्टैच्यू ऑफ वेस्टमिनिस्टर के जरिए 1931 के अंदर इस ऑर्गेनाइजेशन को एक लीगल स्टेटस मिल जाता है। ये वेस्टमिनिस्टर क्या है, स्टैच्यू ऑफ वेस्टमिनिस्टर क्या है, ये एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट है यूनाइटेड किंगडम का, जिसने जो ब्रिटिश के अंदर जो डोमिनियंस थी, जो कॉलोनीज थी, उनकी क्या की थी, उसने एक ऑटोनॉमी, उनकी खुद मुख्तारी इंक्रीज की थी। इसमें अगर हम मजीद चीजें देखें, इससे कबल जो हमने बेल्फोर्ट डिक्लेरेशन देखा था 1926 के अंदर, वो आर्थर आर्थर बेल्फोर्ट था, लॉर्ड डोमिनियन का इन्होंने एक प्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ था। उसने जो डोमिनियन के जितने भी मेंबर्स थे उसके अंदर उसने ये ऐलान किया था कि बेल्फोर्ट डिक्लेरेशन ने, कि जो ऑटोनोमस कम्युनिटीज होंगी ब्रिटिश एम्पायर के अंदर, उनका एक इक्वल स्टेटस होगा, कोई भी किसी एक दूसरे के सबॉर्डिनेट नहीं होंगे। अब इसमें एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस आपके साथ होंगे, एक स्टैच्यू ऑफ वेस्टमिनिस्टर का आपसे बार बार पूछा जाता है, उसकी डेट 1931 है। फिर इसमें बेल्फोर्ट डिक्लेरेशन की डेट पूछ ली जाती है, उसकी डेट 1926 है। फिर इसमें लंदन डिक्लेरेशन के बारे में पूछा जाता है। लंदन डिक्लेरेशन, इसकी पहले डेट आप देख लें। लंदन डिक्लेरेशन की जो डेट है 1949 है। लंदन डिक्लेरेशन है क्या था विद रिस्पेक्ट टू कॉमनवेल्थ? लंदन डिक्लेरेशन क्या था, इन्होंने इंडियन को अलाउड किया, इंडिया को अलाउ किया एज ए रिपब्लिक। पहले वो रिपब्लिक नहीं था। अब जानते हैं जब बरसगीर पाको हिंद आजाद हुए, वो रिपब्लिक नहीं थे, रिपब्लिक बाद में बने, एक सेपरेट टॉपिक है। तो उससे पहले रिपब्लिक को कॉमनवेल्थ के अंदर नहीं थे मेंबर। लंदन डिक्लेरेशन 1949 के तहत उन्होंने रिपब्लिक, इंडिया को एज ए रिपब्लिक कॉमनवेल्थ का मेंबर रहने की इजाजत दी। फिर इसमें इसके मेंबर्स की तादाद अगर हम देखें, इसके जो मेंबर्स की तादाद है 56, इसके मेंबर्स की तादाद है। मोस्टली वही कंट्रीज हैं जो कि पहले इसके एक कॉलोनी रह चुके हैं। फिर इसके अगर हम हेडक्वार्टर देखें, इसका हेडक्वार्टर लंदन के अंदर है कॉमनवेल्थ का। फिर ये क्वेश्चन होगा, फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स जो थी वो कब हुई? फर्स्ट कॉमनवेल्थ जो गेम्स थी 1930 के अंदर हुई, कनाडा के अंदर। ये भी याद रखिएगा, हैमिल्टन कनाडा के अंदर हुई थी। और करंट सेक्रेटरी जनरल जो है कॉमनवेल्थ का, वो पेट्रिशिया स्कॉटलैंड है। पेट्रिशिया स्कॉटलैंड है। करंट हेड कौन है कॉमनवेल्थ का? चार्ल्स III है।
चार्ल्स ट्रीज द करंट हेड हैं कॉमनवेल्थ के। पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ लीव की थी एहतजाजन, कब की थी? आफ्टर सेपरेशन ऑफ बांग्लादेश, सकूत ढाका के बाद। 1972 के अंदर पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ को छोड़ा था, और लेटर ऑन पाकिस्तान ने रीज्वाइन कब किया था कॉमनवेल्थ को? 1989 के अंदर पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ को रीज्वाइन किया था। जब रीज्वाइन किया था उस वक्त पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर थी बेनजीर भुट्टो। फिर इसमें एक और पॉइंट याद रखने वाला है, जिस तरह होता है ना एक कंट्री से दूसरे मुल्क अम्बेसिडर होता है, हम उसे यानी कि पाकिस्तान अम्बेसिडर टू यूएसए, यूएसए अम्बेसिडर टू पाकिस्तान। लेकिन जो कॉमनवेल्थ की मेंबर्स कंट्रीज है ना, वो एक दूसरे के अम्बेसिडर को अम्बेसिडर नहीं बुलाती, वो हाई कमिश्नर बुलाती हैं। आपने खबरों में सुना होगा पाकिस्तान हाई कमिश्नर इंडिया वगैरह, वो जो मेंबर्स कंट्रीज हैं कॉमनवेल्थ की, वो एक दूसरे के मेंबर्स कंट्री के जो अम्बेसिडर हैं उनके लिए वो जो टाइटल यूज करते हैं, हाई कमिश्नर का वो टाइटल यूज करते हैं रेदर देन अम्बेसिडर। अच्छा, अब इसमें अगर हम मजीद देखें, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं हम, वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है जिनीवा के अंदर। इसमें मजीद जो सवाल होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनी कब? 1995 के अंदर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनी। अच्छा, इसने किस ऑर्गेनाइजेशन को रिप्लेस किया था? गैट को रिप्लेस किया था। गैट स्टैंड्स फॉर जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। अच्छा, ये तो मैं बताना भूल ही किया कि वर्ल्ड WTO है क्या? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ये जो रूल्स, ट्रेड रूल्स के साथ डील करती है बिटवीन नेशन, बिटवीन दो कंट्रीज के दरमियान जो ट्रेड के रूल्स हैं उसको डिस्क्राइब करती है, और कोई ट्रेड डिस्प्यूट्स को सेटल करती है। ठीक है। और गैट इसका पूरा नाम है, जिसका नाम है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जो कि कब बनी थी? 1957। हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लास्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो, इट स्टैंड्स फॉर नॉन अलाइंड मूवमेंट। अच्छा, नॉन अलाइंड मूवमेंट है, ये कब बनी? इसका साल इंपॉर्टेंट है, 1961 के अंदर बनी। किस मुकाम पर? यूगोस्लेविया, बेलग्रेड यूगोस्लेविया। अच्छा, एक ना क्वेश्चन आपके सामने पढ़ने लगा हूँ, एज इट इज PPSC से बार बार रिपीट करता है, वो यह है कि नेम आइडिया वाज ड्रिवन फ्रॉम बेंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ। अच्छा, ये इसका आंसर है 1955। साल बताना होता है। ये नेम जो थी, नेम का आइडिया कौन सी कॉन्फ्रेंस के तहत, कौन सी कॉन्फ्रेंस में ड्राइव किया गया? तो वो बेंडिंग कॉन्फ्रेंस थी 1955 की, उसमें ड्राइव किया गया। इसके जो करंट मेंबर्स हैं, करंट मेंबर्स हैं। पाकिस्तान ने नैम को कब ज्वाइन किया? ये भी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान ने नैम को 1979 के अंदर ज्वाइन किया। किस मुकाम पर ज्वाइन किया? हवाना। ये इस मुकाम भी बार बार पूछा जाता है। हवाना कहाँ पे है? क्यूबा का शहर। ठीक है, हवाना क्यूबा का शहर। अच्छा, अब इसमें अगर हम मजीद चीजें देखें, इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे ना, जो इसके फाउंडिंग फादर्स जो है उनका नाम भी पूछा जाता है, वो आप लिख लें अपने पास। इसके फाउंडिंग फादर्स में जोसेफ टीटू, जो कि यूगोस्लेविया के प्रेसिडेंट थे।
जवाहरलाल नेहरू इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, अब्दुल नासिर, पूछा गया पेपर के अंदर बार बार, उस वक्त इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे, और कवामे नकुरमा, नकुरमा, ये गना के प्रेसिडेंट थे। ये 4 लोगों ने मिलकर इसकी नेम की बुनियाद रखी थी। ठीक है, जोसेफ टीटू ने, अब्दुल नासिर ने, कवामे नक्रुमा ने और जवाहरलाल नेहरू ने। यहाँ पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक मुकम्मल हुआ। अब आप मुझे बताएं कि नेक्स्ट हम हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ें या जियोग्राफी का टॉपिक पढ़ें। जी टेक्नो, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? सर ये अभी भी फंक्शनल है या खत्म होगी ये? और आवाज नहीं आ रही। पाकिस्तान जियोग्राफी में से हमने टॉपिक चूज किया है सी पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान। जी समझना क्या कह रही हैं आप? आज वाला लेक्चर भी भेजिए, अगर अपलोड ना करना तो ग्रुप में। बच्चे हम रिकॉर्डिंग करते ही नहीं है, वो हम सिर्फ वो लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं जो हमने अपलोड करवाना हो। इंशाल्लाह ये वाला हो जाएगा। डेजर्ट, रिवर्स, कॉन्टिनेंट्स, ओशन वगैरह ये जी इंशाल्लाह करेंगे। डेजर्ट्स, रिवर्स, डेजर्ट्स हम करने लगे हैं, करवा देता हूँ। रिवर्स और कॉन्टिनेंट्स का डाटा आपको ग्रुप में मिल जाएगा, वीडियोस रिकॉर्डेड आपको मिल जाएंगी। अच्छा, सी पोर्ट्स पाकिस्तान में जो अहम सी पोर्ट्स हैं, टोटल 8 अहम सी पोर्ट्स हैं पाकिस्तान। ठीक है, जिसमें जो 3 सी पोर्ट्स हैं वो सिंध के अंदर हैं, और 5 सी पोर्ट्स कहाँ पे हैं? बलूचिस्तान के अंदर। सिंध के अंदर जो 3 सी पोर्ट्स हैं, पहले उनको देख लेते हैं, उसके बाद फिर बलूचिस्तान को देख लेते हैं। फिर पहले देखते हैं कि सिंध के अंदर जो सी पोर्ट्स हैं वो कौन कौन सी हैं और उनके मुतालिक क्वेश्चंस क्या होते हैं। नंबर 1 पे है हमारे पास बिन कासिम। बिन कासिम सी पोर्ट, ये सिंध के अंदर है। इसके बारे में पूछा जाता है विच इज द ओल्डेस्ट सी पोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो बिन कासिम जो है ओल्डेस्ट सी पोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, जो कि सिंध के अंदर है। फिर है कराची पोर्ट। कराची पोर्ट के अंदर जो क्वेश्चन बन सकता है, ये पाकिस्तान की लार्जेस्ट सी पोर्ट है। पूछा भी जाता है कि लार्जेस्ट सी पोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो कराची सी पोर्ट इज द लार्जेस्ट सी पोर्ट ऑफ पाकिस्तान। फिर है केटी बंदर। केटी बंदर जो है ना, ये एक फिश हार्बर है। ठीक है, पूछा जाता है केटी बंदर इज फिश हार्बर, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बार बार पीपीएससी पूछता है, इसको लिख लीजिएगा अपने पास। इसके बाद हम देखने लगे अब जो सी पोर्ट्स बलूचिस्तान के अंदर है उनको देख लेते हैं। 5 इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स हैं बलूचिस्तान के अंदर, जिसमें नंबर 1 पे है गद्दानी। गद्दानी सी पोर्ट है। अच्छा, गद्दानी सी पोर्ट के बारे में पूछा जाता है इट इज फेमस फॉर शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री, शिप ब्रेकिंग। ठीक है, अच्छा नंबर 1 पे गद्दानी, हाँ जो है बलूचिस्तान के अंदर, इसके बारे में क्वेश्चन होगा, इट इज शिप ब्रेकिंग। फिर और मारा है, और मारा सी पोर्ट ये भी बलूचिस्तान के अंदर है। फिर पसनी सी पोर्ट, फिर है गवादर है, और फिर है दीवानी, जो के बलूचिस्तान के अंदर है। ये 5 मिलाकर ये 5 सी पोर्ट हैं बलूचिस्तान
पाकिस्तान के अंदर है। और मारा के बारे में पूछा भी जाता है कि कहाँ पे है बलूचिस्तान में। पसनी, गवादर, गवादर जो है डीपेस्ट सी पोर्ट है, डीपेस्ट सी पोर्ट ऑफ पाकिस्तान। फिर जीवानी जो है ये लास्ट पोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, यूं करके पूछा जाएगा विच इज द लास्ट पोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये लास्ट पोर्ट है, सी पोर्ट है पाकिस्तान की जो पाकिस्तान को ईरान के साथ जोड़ती है। इसके अलावा जो गवादर है, गवादर के हवाले से क्वेश्चन होते हैं कि गवादर कितने साल ओमान के जेर हुकूमत में रही। गवादर सी पोर्ट जो है 174 साल ओमान के रूल में रही। और पाकिस्तान ने गवादर को कब परचेज किया? 1958 के अंदर पाकिस्तान ने गवादर को परचेज किया। और उस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? फिरोज खान नून। ठीक है, उस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे फिरोज खान नून। यहाँ पर हमारा सी पोर्ट्स का टॉपिक भी मुकम्मल हुआ। एक छोटा सा टॉपिक कोई और देख लेते हैं हम। बैरेजेस देख लें पाकिस्तान के, बैरेजेस एंड हेडवर्क्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले तो आपको बैरेजेस, बैराजेस एंड हेडवर्क्स, बैराज और हेडवर्क का आपको फर्क मालूम होना चाहिए। वन बैराज और हेड। अच्छा, बैराज जो होता है, बैराज इसको आपने यूं याद रख लेना, बी से बिग, डी से बैराज, इस नजर याद करना आसान हो जाएगा। बैराज जो होता है लार्जर इन साइज होता है। इसका मकसद क्या होता है? वाटर फ्लो कंट्रोल करना फॉर डैम। हेडवर्क जरा स्मॉलर इन साइज होता है। इसका क्या मकसद होता है? इसका जो होता है इरिगेशन के लिए वाटर फ्लो कंट्रोल करता है। बैराज किसके लिए करता है? डैम्स के लिए। अब क्वेश्चन होगा पाकिस्तान के अंदर कितने बैराजेस हैं? पाकिस्तान के अंदर कुल 19 बैराजेस हैं। बच्चे ये टॉपिक है बैराजेस एंड हेडवर्क्स, जो दरियाओं के ऊपर बनाए जाते हैं वाटर फ्लो डाइवर्ट करने के लिए। बैराजेस एंड पाकिस्तान में कुल 19 के करीब बैराजेस हैं। और इसका डाटा अब हम देख लेते हैं, इसमें क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। पहले हम बैराजेस देख लेते हैं। 6 बहुत अहम बैराजेस हैं जो बार बार पीपीएससी पूछता है, उसको ट्रिक के जरिए देख, जो इंडस रिवर के ऊपर तमीर किए गए हैं, उसको देख लेते हैं। फिर हम हेडवर्क्स देखेंगे, फिर हम अपनी क्लास आज की खत्म कर देंगे। मीटिंग एंड हो जाए तो 5 मिनट के लिए आप आ जाइएगा, ये टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे अपना। अच्छा, बैराजिस में अगर हम जाएं, पहले हम बैराज देख लेते हैं। 6 बैराजिस हैं जो कि इंडस रिवर के ऊपर तमीर किए गए हैं। कितने बैराजिस हैं? 6 बैराजिस हैं जो कि इंडस रिवर के ऊपर तमीर किए गए हैं। दरियाए सिंध के ऊपर, दरियाए सिंध और पाकिस्तान का दरियाई निज़ाम की वीडियो आज आपके साथ ग्रुप में शेयर हो जाएगी, चैनल पर भी शेयर हो जाएगी, आपने वो देख लेनी है। अच्छा, नंबर 1 पे जो बैराज है उसका नाम है कोटरी बैराज। कोटरी बैराज का दूसरा नाम है गुलाम मोहम्मद बैराज। याद रखिएगा, पूछा जाता है। कोटरी बैराज का दूसरा नाम है गुलाम मोहम्मद बैराज। ये जाम छोड़ो सिंध के पास है। ठीक है, 1955 के अंदर ये बनाया गया। तो दूसरा बैराज है लॉयड बैराज। इसका दूसरा नाम है सक्खर बैराज। ये 1932 में बनाया गया। ये ओल्डेस्ट बैराज ऑफ पाकिस्तान है, इसको यूं याद रखिएगा, पूछा भी जाता है विच इज द ओल्डेस्ट बैराज ऑफ पाकिस्तान। तो सक्खर बैराज या लॉयड बैराज, ये सक्खर सिंध के अंदर है। फिर है गुड्डू बैराज। गुड्डू बैराज ये कश्मीर सिंध के अंदर है। इसका साल है 1962, 1962 के अंदर बनाया गया। फिर है तौंसा बैराज। तौंसा बैराज का जो साल है 1996 है।
ठीक है, ये डीजी खान के अंदर है, डेरा गाजी खान में। फिर नंबर 5 पे है चश्मा बैराज। चश्मा बैराज का जो साल है 1971 है और ये मियांवाली के अंदर है। जिनाब बैराज, जिनाब बैराज का साल 1946 है और ये किस एरिया में है बच्चे, ये कालाबाग के अंदर है। ये 6 बैराज हमारे मुकम्मल हो गए जो कि इंडस रिवर के ऊपर बनाए गए हैं। इनको याद करने का ट्रिक भी है। कल सीजे, कल जीटी रोड पर सीजे, सीजे मीन चीफ जस्टिस, कहानी बना रहा हूँ ताकि हम याद रख सकें। कल जीटी सीजे, कल जीटी रोड पर चीफ जस्टिस विजिट पर था। कल जीटी सीजे। के से कोटरी बैराज, एल से लॉयड बैराज, जी से गुड्डू बैराज, टी से तुनसा बैराज, सी से चश्मा बैराज, जे से जिनाब बैराज। ये 6 बैराज हैं जो कि दरियाए सिंध इंडस रिवर के ऊपर बनाए गए हैं और पाकिस्तान में कुल 19 बैराज हैं। अब हम चलते हैं हेडवर्क्स के ऊपर। पीपीएससी में 9 के करीब हेडवर्क्स हैं जो वो बार बार रिपीट करता है। हम उन सब को देख लेते हैं। हम पूछता है कि किन दरिया के ऊपर बनाए, तो उनके हम देख लेते हैं हेडवर्क्स। पहले हम देख लेते हैं रिवर सतलुज के ऊपर। रिवर सतलुज के ऊपर हेडवर्क्स बनाए हैं जिसका नाम है पंजनद, इस्लाम और सुलेमान की। ये नाम लाजमी आपने हेडवर्क्स के याद रखने हैं। वो हेडवर्क्स का नाम लेकर पूछता है कि ये किस दरिया के ऊपर बनाया गया। तो मैं तरतीब से लिखवा देता हूँ, इस दरिया के ऊपर ये वाले हैं, इस दरिया के ऊपर ये वाले हैं, इस दरिया के ऊपर ये वाले हैं। तो सतलुज के ऊपर 3 है। एक का नाम पंजनद, एक का नाम इस्लाम, एक का नाम सुलेमान की। फिर अगर हम देखें रिवर रावी, रावी के ऊपर 2 बैराज हैं। एक का नाम सिदनाई और एक का नाम बल्लोकी। फिर चनाब के ऊपर, दरियाए चनाब के ऊपर